जैसे पूना में ओशो ने देह त्यागी है उस दिन, मैं अपने गार्डन में कुछ काम कर रही थी और थोड़ी गुस्से में भी थी। 5 बजे का समय है, मुझे लगता पीछे से सूर्य डूब रहा है। ऐसा तेज प्रकाश मेरे पीछे से सिर पे पड़ा और एक आवाज सुनाई दी ओशो की, रशा तू जो भी करती है होश से किया कर। मैं चौंक के देखती हूँ कि ओशो की आवाज कहाँ से आई, पर तब तक ओशो जा चुके थे, लगा प्रकाश वापस हो रहा है। घूम कर देखती तो ऐसा लगता है सूर्य डूब रहा है। चित्र में सूर्य डूब रहा था उस समय, तो मुझे लगा सूर्य डूब रहा है, इसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही थी। और फिर मेरा मन नहीं लगा काम में। जब उनकी आवाज सुनी तो उसके बाद मैं विचलित हो गई और मैं वहां से उठती हूँ। और गार्डन मेरा बहुत घना था, काफी बड़ी बड़ी बेलें लगी हुई थी ऊपर छतरी की तरह, पूरे गार्डन में अंधेरा था अंदर। मैं गार्डन से कम 100 मीटर की दूरी मेरे घर के दरवाजे की है। आई मैं तो मुझे पूरे समय ऐसा लगा जैसे ओशो मेरे साथ में चल रहे हैं। पूरे समय एहसास बना रहा मेरे बगल में मेरे साथ चल रहे हैं। और अंदर आती हूँ मैं घर में, पलंग पे अपने बैठ जाती हूँ देख के, और मेरे सिर में भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा लगता है मेरा सिर फट जाएगा। ये जगह पलंग पे बैठती हूँ मैं, और बैठने के 2 मिनट बाद ही प्रतीक्षा का फोन आता है दिल्ली से। तो प्रतीक्षा का फोन आता है, मेरी छोटी बहू मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसको कहती हूँ कि बेटा मेरी हिम्मत नहीं है फोन सुनने की, तो सुन ले क्या कह रही प्रतीक्षा। वहां से प्रतीक्षा बोलती है कि ओशो ने देह छोड़ दी। बहू मेरी भौचक रह जाती है। यहाँ मैं पलंग पर बैठे बैठे कहती हूँ उसको हंस के, क्या ओशो ने देह छोड़ दी? तो मेरी बहू चकरा जाती है कि ये क्या बात है, दीदी भी वहां से वही बात कह रही है और आप भी यहाँ से यही बात कह रहे हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हुआ है। और मेरे सिर में बुरी तरह फटन होती रही है। वहां जब तक ओशो की देह को विसर्जित नहीं हो गई पूरी, वो रात मेरी 12 बजे 1 बजे तक सिर में भयंकर पीड़ा होती रही। उसके बाद सुबह तक धीरे धीरे मेरे सिर की पीड़ा ठीक हो। फिर उसके बाद आप पूना पहुंची? हाँ, फिर मैं दूसरे दिन पूना पहुंच गई थी। तीसरे दिन जब फूल चुनने का था तो मैं फिर पहुंच गई थी पूना, और ओशो को कलश को हम लोग वहां से साथ में लेकर आए मेरे भाइयों के साथ में। विजय भाई ने कलश रखा था, दूसरे भाइयों ने भी रखा था। मैंने भी थोड़ी देर अपने कलश को लेके चली हूँ, और जाके फिर जहाँ पर ओशो की समाधि बनी थी वहां कलश को मेरे भाई ने स्थापित किया। खूब नाचते गाते हम लोग कलश लेके आए थे। वो सी आंखों से जाता नहीं, आज भी वैसा का वैसा दिखाई देता है। मैं जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 66 से 70 तक पढ़ता था। उस वक्त ओशो जो है 114 नेपियर टाउन में रहते थे। जो देवकीनंदन जैन जो हमारी शशि मामी है, उनके पिताजी का मकान था, उसमें किराएदार के रूप में गए थे। वो आधे हिस्से में जो पहले पढ़ता था उसमें ओशो रहते थे, और बाजू के हिस्से में दादा देवकीनंदन और उनका परिवार रहता था। सामने एक बहुत विशाल बगीचा था उनका, जिसको ओशो ने अपने प्रयास से और उसमें तरह तरह के पौधे बुला के लगाए थे। बीच में काफी बड़ा पानी का टैंक बनाया था, उसमें कमल रखवाया हुआ था और लॉन बनवाया हुआ था। और ओशो उस लॉन में काफी समय फुर्सत का जो होता था, उनकी एक आराम कुर्सी थी, उस आराम कुर्सी को लगा के वहां बैठते थे। और हम लोग चटाई बिछत लगा के पूरा परिवार जो था वो चटाई पे बैठ जाता था। और फिर जो बाहर से लोग आए हुए होते थे उनसे जो उनकी बात चलती थी, वो बातें हम लोग सुना करते थे। ओशो प्रवचन देने भी बाहर जाते थे, हम लोग सब उनके साथ जाते थे, जिसमें शशि मामी, गीता, उनकी एक छोटी बहन चीनी, अरविंद मामा, क्रांति मौसी, हम लोग सब साथ में जाते थे। फिर ओशो को ध्यान के लिए स्थान कम पड़ने लगा, तो उन्होंने देवकीनंदन जी से कहा कि अगर आप एक ध्यान का कक्ष बनवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और देवकीनंदन दादा ने उनकी बात मान के बंगले के बाजू से एक ध्यान का सुंदर, बहुत सुंदर कक्ष, उस वक्त मैं समझता हूँ कि करीब
5 लाख रुपए की लागत से बना होगा। ये सन उस समय 68 पूरा 67 मॉडल 68 की बात। गोल बहुत सुंदर बनाया था। और उसमें ओशो की अपनी लाइब्रेरी रखी थी उन्होंने पूरी, जो बुक्स थी, और सामने डाइस जैसा ओशो के बैठने की जगह थी, उस पर बैठ के वो ध्यान किया करते थे। शाम को कुछ मित्र आ जाती थी, सुबह आ जाते थे ध्यान के तो उनके साथ तो कितने जिए हैं, भोजन साथ करते थे। मौसी, छोटा सा किचन था, मौसी खाना पका के हम लोग खिलाते थे, हम लोग पट्टे पे बैठ जाते थे, ओशो बैठे, मैं बैठा हूँ। अरविंद मामा हम लोग के साथ नहीं बैठते थे, मुझे विशेष दर्जा मिला हुआ था, तो ओशो के साथ बैठ के खाने का मौका मुझे मिलता था। खाने में उस समय सब कुछ लेते थे। हाँ, ओशो खाने में जो भी घर में पकता था, रोटी, सब्जी, तली हुई और चीजें, तली हुई विशेष चीजें पसंद विशेष। चीजें, आलू चिप्स, कचौड़ियाँ, मतलब बहुत खाने में बहुत शौकीन है। हर सब्जी उनको तली हुई अच्छी लगती, कुरकुरी कुरकुरी। और बहुत विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने शशि मामी की माँ का नाम पंडित जी रख दिया था। वो क्यों? उनको पंडित जी कह के ही पुकारते थे। वो बहुत सीधी थी और भोली, तो बच्चे लोग भी उनको आसानी से बुद्धू बना देते थे, सब लोग पंडित तो उनका नाम फिर पंडित जी रख दिया था। तो सारे लोग उनको पंडित जी ही कहा करते थे। यहाँ तक कि उनके पति भी पंडित जी कहने लगे। ओशो को कार जो है, नई कार लाने का और थोड़े समय के बाद कार बदलने का बहुत शौक था, और उनकी कार को प्रति सप्ताह साफ करने का काम हमारे और अरविंद मामा के जिम्मे रहता था। तो दोनों लोग उसको अच्छी खूब धोते थे, तो धोने के बाद पॉलिश करके उसको चमकाते थे, और होड़ लगती थी, आधी गाड़ी मेरी तरफ की रहती थी, आधी अरविंद जी की तरफ की रहती थी, कौन की तरफ की गाड़ी ज्यादा चमकेगी। उसके पहले साइकिल पर जाते थे वो। ओशो पहले साइकिल पे जाया करते थे, लेडीज साइकिल थी उनके पास। उसके बाद में फिर जो देवकीनंदन दादा के यहाँ रिक्शा था एक, तो वो रिक्शा चलाने वाला था, तो ओशो को कहीं जाना होता था तो वो शहर में रिक्शे में जाया करते थे। फिर बाद में पूना वाली माँ, वहाँ चांदा वाली माँ जो थी, मदन कुंवर पारिक जी, तो सबसे पहले उन्होंने ओशो को एक स्टैंडर्ड हेराल्ड कार भेंट की थी उन्होंने, मदन कुंवर पारिक। तो फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद उसको निकाल के फिर उन्होंने एक फिएट ली थी। उसके बाद फिएट कार काफी अच्छी मानी जाती थी। फिर उसके बाद तो बॉम्बे चले गए थे। एक बात हमने सुनी थी, वो अपने ही ढंग के कुछ कपड़े पहनते थे, कॉलेज वाले जब जाते थे। ओशो हमेशा अपने ढंग के कपड़े पहनते थे। जिस वक्त पढ़ते थे उस वक्त कुर्ता पजामा पहनते थे। बाद में जबलपुर के जो रॉबर्टसन कॉलेज में जब वो फिलॉसफी विभाग में थे, तो लुंगी और कुर्ता पहन के जाते थे, और बाद में तो उन्होंने कुर्ता भी छोड़ दिया था, सिर्फ चादर ओढ़ के जाते थे, लुंगी और चादर। प्रवचन करने भी सारे देश में जाते थे, तो वो लुंगी और चादर ही ओढ़ते थे। जब उनको जबलपुर में संबोधि घटी, तो उसके बाद उन्होंने आके कुछ बताया, कुछ क्या घटना घटी है? नहीं, उन्होंने हम लोगों से कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जो उनके भीतर जो फर्क दिखता था, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते थे, कि वो कितने प्रेमपूर्ण होते जा रहे थे सबके प्रति। कई दफे हम लोग ईर्ष्या होने लगती थी कि ओशो उससे भी उतने प्यार करते जितना मुझसे करते। और वहाँ सारे प्रबुद्ध जन, मैंने देखा वहाँ सेठ गोविंद दास जी हुआ करते थे जबलपुर में, वो वहाँ के पहले MP भी रहे और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, काफी धनाढ़ व्यक्ति हैं। कल भी घटना सुना रही थी, वो बेटे की ताप होता है, तो उन्हीं की थी। तो जब उनका बड़ा बेटे थे, तो उनका जब देहांत हो गया तो वो बहुत विचलित हो गए। तो विचलित होने के बाद जब 3 दिन हुए और उनका शोक थम नहीं रहा था, तो फिर वो ओशो के पास मिलने के लिए आए थे। तो जब बैठे तो किस्मत से उस दिन मैं भी वहीं था घर पे, तो
उन्होंने अपना शोक बयान करना चालू किया कि कैसे क्या और इस तरह हो गया और मेरा बेटा चला गया। तो ओशो ने उनसे एकदम यही कहा कि आप दुखी मत होइए, इस बात का हर्ष मनाइए कि आपका बेटा जो है इस तरह से आपके सामने ही चला गया और आपको जो है उसका संस्कार करने का मौका मिला। जाना सबको है, तो जिस तरह से जन्म का आप आनंद मनाते हैं उस तरह आप उसकी मृत्यु का भी उत्सव मनाइए, क्योंकि जो जीव है वो 13 दिन तक उसी परिसर में जहां वो इतने समय तक लंबे समय रहा है, वो मोहवश वो जीव वहीं रहता है। और 3 दिन तक तो वो जब तक संस्कार नहीं होता वो शरीर के ही नजदीक रहता है। जब सब जला देते हैं, संस्कार कर देते हैं, अंतिम संस्कार, उसके बाद वो 13 दिन तक घर के वहीं रहता है और उसके बाद फिर वो जीव वहां से प्रयाण करता है। तो वो देख के कितना दुखी हो रहा होगा, उसके दुख की भी आप कल्पना कीजिए। तो वो एकदम से भौचक के रह गए और बोले इतने लोग आए मुझे सांत्वना देने के लिए, लेकिन किसी ने मुझसे इसमें की बातें नहीं की। आप पहले आदमी जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप आनंद मनाइए बेटे की मृत्यु का। लेकिन वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बात को पकड़े और उसके बाद जाते जाते बोले कि मेरा दुख जो है वास्तव में अब कम हो गया है आपसे मिलने के बाद। और इस तरह की बहुत सी घटनाएं, उसके बाद बहुत प्रबुद्ध लोग मिलने आते थे, लेखक आते थे, संगीतकार लोग आते थे, उनके मित्र लोग आते थे। हम लोग जब गढ़वाड़ा जाते थे तो उनको घूमने का बहुत शौक था, प्रतिदिन शाम को घूमने जाते थे पैदल। और उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे श्याम सुंदर सोनी, वो गरीब घर से थे, शिक्षक थे, बाद में शिक्षक हुए, उस वक्त तो छात्री थे। उस वक्त साथ जब घूमने जाते थे तो ये लोग 6-8 किलोमीटर दूर चलते चले जाते थे। गढ़वाड़ा गांव छोटा था और बिरला बसा हुआ था बीच में, बस्ती से रेलवे स्टेशन के बीच में करीब 3 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में काफी खाली पड़ता था, खाली उनका स्कूल पड़ता था। एक और उनके मित्र थे सुनील गगरानी, वो रहते थे बीच में। तो ये लोग 5-6 किलोमीटर चले जाते थे घूमने रोज और रात देर से लौटते थे घर। तो उनके मित्र भी एक से एक अनूठे मित्र थे सब उनके। नदी में जब वो तैरने जाते थे, आप भी उस समय? हाँ, हम लोग जाते थे साथ में, नाना जी हम लोग सब साथ जाते थे। घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर था वो घाट जहाँ सब लोग नहाने जाते थे। तो सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे के करीब सब घर से तेज चाल से चलते हुए चले जाते थे। उसको राम घाट बोलते थे। शक्कर नदी का गहरा घाट था उस जगह पे, तैरने का अच्छा पानी था। तो सब लोग जाते थे और नाना जी क्या करते थे कि सब बच्चों को लगाते थे कि पीली मिट्टी चुन लो। वहां की मट्टी बहुत रेशम के जैसी थी, तो बहुत सारी मट्टी हम लोग उठा लाते थे। उसके बाद उसको फोड़ते थे और फोड़ के ऐसा ढी जैसा बना के उसके बीच में पानी लाके भर देते थे हम लोग। फिर थोड़ी देर में जब वो बिल्कुल गल जाती थी तो उसको फिर अच्छा बढ़िया लगा के पूरे शरीर में लगा के सब लोग पीले हो जाते। साबुन का उपयोग वहां नहीं होता था और फिर नदी में कूदते थे सब लोग नहाने के लिए। तो बच्चों के साथ वो शुरू? हाँ, बच्चों के साथ बहुत पूरा भी सब खेल का, जिसको तैरना नहीं आ रहा उसको तैरना सिखाना।
हम कहते हैं ज़ेन गार्डन। मुझे ये चीन, जापान सबकी याद दिलाता है। रसा माँ का दिन शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह वो बैठकर अपनी चाय पीती हैं और ये गार्डन को मेंटेन करती हैं। अभी खूब बारिश हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा पूरे ढंग से पत्तों का रंग नहीं देख पा रहे। ये किनारा झूलों का है, एक स्लाइड है और कुछ झूले हैं बच्चों के झूलने के, जो रसा माँ ने अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए बनवाए थे। हो गया बेटा? इधर उधर है ना पूरा अच्छा सुंदर। हाँ, एक घना जंगल जो छोटा गार्डन कहलाया जाता है। रसा माँ ने बताया है इसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 40 बरस पुराने हैं। ये कुछ गमले रसा माँ ने तैयार रखे हुए हैं सर्दी के फूल लगाने के लिए। उस कुर्सी पे वो सुबह बैठती हैं और सब गार्डनर्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं। हाँ, हाँ। ये रसा माँ ने एक समय कबूतरों के लिए बनाई थी जगह, जहाँ पे वो आकर दाना चुगते थे, और अब उधर हरे हरे पौधे देखने को मिलते हैं। ये हमारे भैया राकेश भैया का घर है, घर नहीं महल है, जहाँ पे ज्योति माँ और मुझे इनविटेशन मिला है और तुरंत ज्योति माँ ने हाँ करी और हम पीछे पीछे भागे आए हैं। हमारे परमात्मा क्रीट में उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज अ फैमिली हॉल। भैया खूब सारी आप के मेहमान आते होंगे इस कक्ष में। जी जी। और भैया का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, और शायद आप पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं। दैट इज द balcony area which runs all through the drawing room. ऊपर बेडरूम से भैया? अच्छा, ये सारा बेडरूम एरिया है। आपका नाम क्या था भैया? आप अपना नाम बताइएगा। सुरेंद्र पाटिल। ये सुरेंद्र पाटिल भैया हैं जो मदद कराते हैं घर पे। अब आप पिक्चर लेना चाहेंगे? इसको बस ऐसे घुमाएंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग पे है, लेंस आगे है इसमें। इंटीरियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीनों को आ गया, आ गए तीनों। फूल भी ले लिए भैया? जी, फूल लिए। जी ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है ना? जी।
अच्छा, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी जो हेमा भाभी ने की थी, कृष्णा और राधा। बहुत सुंदर है। आप बता रहे थे ये हम लोगों का बेडरूम, मैं और हेमा हम दोनों इसमें ही रहते थे। ये राकेश भैया और हेमा भाभी का बेडरूम। फोटो रखी। हाँ, और दिवाली की पूजा के लिए तैयार होकर बैठी है, उसका बहुत देखिए। ये भाभी दिवाली की पूजा के लिए तैयार होकर बैठी है। आप बता रहे थे ये मंदिर है। मैंने कहा इनका ये पूजा गृह है। और इसी पूजा गृह में हेमा रहती है।